सीएचसीएल हिंदी हाई स्कूल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। सरकार के दिए गए होम लर्निंग कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आपको कक्षा 11वीं में अर्थशास्त्र विषय पढ़ा रहा हूँ। उस अर्थशास्त्र विषय में हमारा 9वां पाठ चल रहा है। हमने आखिर में राष्ट्रीय आय की जो कई संकल्पनाएं थी वो देखी थी। अब उसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय की माप। दोस्तों आप ये YouTube पर भी सब्सक्राइब करके लाइक करके देख सकते हो। दोस्तों अपनी किताब जो है वो अपने पास रखना और उसमें देखते भी रहना। देखते हैं राष्ट्रीय आय की माप। राष्ट्रीय आय की माप अर्थात राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय को अलग अलग परिभाषाओं के आधार पर विकसित की गई है। यानी कि राष्ट्रीय आय को अलग अलग परिभाषाओं के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय आय की विभावना के 3 अर्थ होते हैं और इन्हीं 3 विभावनाओं के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 पद्धतियां प्रचलित है। 1 उत्पादन पद्धति, 2 आय पद्धति और तीसरी है खर्च पद्धति। उसमें हम पहले देखने जा रहे हैं दोस्तों, और वो है उत्पादन की पद्धति। राष्ट्रीय आय की गणना करने की ये पद्धति प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा पर आधारित है और प्रोफेसर मार्शल ने इसको विकसित किया है। वर्ष दौरान देश में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में अंतिम स्वरूप की वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हुआ हो उसके मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय में गिना जाता है। कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के उत्पादन का जत्था यानी कि भंडार को बाजार कीमतों से गुणा करके मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है। वस्तु एवं सेवाओं के इस मौद्रिक मूल्य का योग ही राष्ट्रीय आय की गणना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो 3 साधन है यानी कि 3 क्षेत्र है, कृषि, उद्योग एवं सेवा, इन तीनों क्षेत्रों में जो उत्पादन हो रहा है उन उत्पादन को बाजार कीमतों से गुणा कर जो मौद्रिक मूल्य मिलता है उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं और उसको ही राष्ट्रीय आय में गिना जाता है। महत्वपूर्ण बातें। निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। 1 अर्थतंत्र का अलग अलग क्षेत्रों में वर्गीकरण। अर्थतंत्र को विभिन्न क्षेत्रों में यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि कृषि, उद्योग, सेवा, खनन, निर्माण कार्य, मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार, परिवहन, दूरसंचार, बैंकिंग, शिक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। दूसरी बात, वस्तु या सेवा का चयन। यहाँ पर वस्तु और सेवा की पसंदगी की जाती है, चयन किया जाता है। अर्थतंत्र में अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादित सिर्फ अंतिम उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं को गणना में लिया जाता है, यद्यपि मध्यस्थी उपयोगी वस्तुओं को गणना में नहीं लिया जाता है। तीसरी बात, गृहिणी के गृह कार्य की सेवा। गृहिणी के गृह कार्य की सेवा बाजार में नहीं बिकती, जिसे उसका मौद्रिक मूल्य में मापन नहीं
हो 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 पाता। यहाँ पर जो गृहिणी है, जो वो गृह कार्य कर रही है घर में, तो उसको बाजार में बेचा नहीं जाता। इसका जो मौद्रिक मूल्य है वो मापा नहीं जा सकता, इसलिए उसे राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं लिया जाता। चौथी बात है स्व उपयोगी। स्व उपयोग के लिए उत्पादित हुई वस्तुएं बाजार में बिकने नहीं जाती। यदि आप अपने खुद के लिए उसका उत्पादन कर रहे हो, सही है, तो उसको बाजार में बेचा नहीं जाता क्योंकि वो अपने लिए है। इसीलिए उनका मुद्राकीय मूल्य नहीं आंका जा सकता, इसीलिए उसे भी राष्ट्रीय की गणना में नहीं लिया जाता। भारत में किसानों के स्व उपयोग के लिए रखे गए अनाज को अपवाद रूप राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। 5. संरक्षण पुलिस। संरक्षण पुलिस की सेवाओं का बाजार नहीं होता। ये सेवाएं बाजार में नहीं बिकती। इसके बावजूद भी उसे राष्ट्रीय आय की गणना में लिया जाता है। 6. आरोपित भाड़ा। यहाँ पर दोस्तों आपको एक प्रश्न होगा कि सर आरोपित भाड़ा अर्थात क्या, तो मैं उसका अर्थ बताने जा रहा हूँ दोस्तों। अपना मकान दूसरे को भाड़े पर दिया हो तो जो भाड़ा प्राप्त होता हो उसे आरोपित भाड़ा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इम्पुटेड रेंट कहते हैं। उसका मूल्य राष्ट्रीय आय की गणना में लिया जाता है। 7. दोहरी गणना। दोहरी गणना टालना चाहिए। राष्ट्रीय आय उत्पाद की गणना में दोहरी गणना को दूर करके राष्ट्रीय उत्पाद गिना जाता है। जब राष्ट्रीय उत्पाद में किसी एक वस्तु का मूल्य एक से अधिक बार गिना जाए तो उसे हम दोहरी गणना होती है ऐसा कहेंगे। दोहरी गणना से राष्ट्रीय आय कृत्रिम रूप से अधिक आती है। सही रूप से वो सही रूप में वो अधिक नहीं है, सही है, वो गलत है। उत्पादन की रीति से राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय इस दोहरी गणना से बचना चाहिए। यदि राष्ट्रीय उत्पाद वर्ष दौरान उत्पन्न हुई लोहे का मूल्य और उसमें से बने यंत्रों का मूल्य, दोनों वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य गिना जाए तो गणना दोहरी होगी, क्योंकि यंत्रों के मूल्य में लोहे का मूल्य समाया हुआ होता है। इसलिए यदि लोहे का मूल्य भी गिनेंगे और यंत्रों का भी मूल्य गिना जाए तो लोहे के मूल्य की गणना 2 बार हो गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसी दोहरी गणना को दूर करने के 2 उपाय नीचे दिए गए हैं। एक, सिर्फ अंतिम वस्तु का मूल्य गिना जाए। इस पद्धति में अर्धनिर्मित मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य गिनने के बदले सिर्फ यंत्र जो कि अंतिम वस्तु है जिसमें लोहे का मूल्य समाया हुआ है उसके मौद्रिक मूल्य को ही गिना जाए, तो यहाँ पर दोहरी गणना की जो समस्या है वो नहीं रहेगी। 2, मूल्य वृद्धि की पद्धति। मूल्य वृद्धि की पद्धति से राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तो भी दोहरी गणना नहीं होती। यहाँ पर आपको एक उदाहरण भी अपनी किताब में दोस्तों दिया गया है, वो भी आप देख सकते हो। उत्पादन की प्रक्रिया में जब वस्तु एक चरण से दूसरे चरण में जाती है तो उसका मौद्रिक मूल्य बढ़ता है। इस बढ़े हुए मूल्य को अलग करके उसका जोड़ किया जाए और राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तो दोहरी गणना नहीं होती। इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। आपकी किताब में 4 खाने दिए गए दोस्तों। उत्पादन के चरण, विक्रय, आय, साधन खर्च और मूल्य वृद्धि। उसमें उत्पादन के जो चरण हैं वो
तीन प्रकार के हैं, रुई, धागा, कपड़ा। विक्रय आय है, शुरू में 100 है, फिर 200 है, फिर 280 है। साधन खर्च है, उसमें शुरू में कोई खर्च नहीं होता, शून्य होता है, जबकि मूल्य वृद्धि है वो 100 होती है। उसके बाद साधन खर्च जो है वो 100 हो जाता है, उसके बाद 200 हो जाता है। सामने आप मूल्य वृद्धि में भी देख सकते हो कि मूल्य वृद्धि जो है वो 200 विक्रय आय में से साधन खर्च को 100 से बात किया जाए तो 100 मूल्य वृद्धि मिलती है, यानी कि 100 की मूल्य वृद्धि हुई है। कपड़े में आप देख सकते हो 280 रुपये की विक्रय आय थी, उसमें से साधन खर्च 200 को निकाला जाए तो मूल्य वृद्धि जो है वो 80 की आपको दिखाई देती है। यहाँ पर कुल में आप देख सकते हो कि 580 विक्रय आय है, जबकि साधन खर्च 300 है और मूल्य वृद्धि है वो 280 है। एक कारखाने में से ₹100 की रुई लाई जाए, उसमें से ₹200 का धागा बने, फिर ₹200 के धागे में से ₹280 का कपड़ा बने, तो राष्ट्रीय उत्पाद में 100 + 200 + 280 बराबर ₹500.80 मौद्रिक मूल्य गिना जाए तो दोहरी गणना होती है। रुई और धागे का मूल्य कपड़े में समाया हुआ होता है, जिससे रुई का मूल्य 3 बार गिना जाता है। यह दोहरी गणना है, परंतु यदि ₹100 की रुई प्लस ₹100 का धागा प्लस 80 का कपड़ा का बढ़ा हुआ मूल्य ही गिना जाए तो ₹280 की मूल्य वृद्धि हुई, इसमें दोहरी गणना नहीं होती। ऊपर दिए गए उदाहरण में कपड़े के उत्पादन में उपयोग में लाई गई साधन सामग्री का खर्च शून्य बताया है, क्योंकि यहाँ पर यह मान लिया गया है कि रुई का उत्पादन पिछले वर्ष का है, जो कि पिछले वर्ष की राष्ट्रीय उत्पाद में गिना जा चुका है। 8. परोक्ष कर और सब्सिडी। वस्तु की बाजार कीमत में परोक्ष कर समाये होने से राष्ट्रीय उत्पाद जानने के लिए परोक्ष करों को घटाया जाता है, और यदि सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती हो तो उसे जोड़ा जाता है। 9. पुनः विक्रय। भूतकाल में उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन जब हुआ तब राष्ट्रीय उत्पाद में उसका मूल्य गिना जा चुका होता है, जिससे अब उस वस्तु को फिर से बेचा जाए तो उसका मूल्य नहीं गिना जाता, और यदि गिना जाए तो दोहरी गणना होती है। सन 2000 में खरीदा गया मकान कोई आज बेचे तो इस विक्रय की राष्ट्रीय उत्पाद में नहीं गिना जाएगा। 10. घिसाई खर्च घटाना। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूंजी साधनों में होने वाली घिसाई को घटाकर राष्ट्रीय उत्पाद गिनी जाती है। 11. निर्यात मूल्य जोड़ा जाता है, और 12. तस्करी और गैर कानूनी वस्तु का मूल्य गणना में नहीं लिया जाता। तो दोस्तों, हमने राष्ट्रीय आय की मापने की जो पद्धति थी उसमें हमने पहली पद्धति देखी, और वो थी उत्पादन की पद्धति। तो दोस्तों, बस आज के दिन के लिए इतना ही। अस्तु।